हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 46 को शुरू करते हैं। झांशियान आचू को फिर से एक बार उसी मिलिट्री कैंप में जाने के लिए कह देता है जहां से वो भाग कर आया था। वो वहां पर जासूस का काम करेगा, साथ ही अपने सभी भाइयों को इकट्ठा करेगा और झांशियान की मदद करेगा। आचू को भी वो कबूतर के ज़रिए खुद तक संदेश पहुंचाने को कहता है। आचू भी खुशी खुशी झांशियान की बात मान जाता है। आचू के जाते ही वांगई झांशियान की तरफ मुड़कर कहता है, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? इन सब के पीछे कहीं युवराज तो नहीं है? झांशियान पूरी दुनिया के लिए बहुत सख्त मिजाज था, लेकिन उसे अपने खुद के भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पूरा राजपाट ऐसे ही उसके हाथ में आने वाला है। वो देश का युवराज है। महाराज के बाद वही सिंहासन पर बैठेगा, फिर उसे अपने लिए निजी फौज तैयार करने की क्या ज़रूरत है? झांशियान ने अपनी मुट्ठी बहुत ज़ोर से कसी हुई थी, यहाँ तक कि उसकी उंगलियाँ तक सफ़ेद पड़ गई थी। वांगई उसे ही देख रहा था। वो धीरे धीरे झांशियान के हाथ पर हाथ फिरा रहा था, जैसे कि उसका सारा गुस्सा, उसका डर, उसकी निराशा उससे दूर चली जाए। आज झांशियान का दिल टूटा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि बेटा खुद के बाप से गद्दारी कैसे कर सकता है, जबकि पिता सब कुछ उसे सौंपने के लिए तैयार है। उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई होती तब तो बात ठीक थी। झांशियान जानता था कि वो अपने भाई से हर गुण में बेहतर है, लेकिन उसने कभी भी अपने भाई को किसी भी चीज़ के लिए चुनौती नहीं दी। यहाँ तक कि ये भी मान लिया कि वही आगे का महाराज बनेगा और झांशियान उसकी सेवा करेगा। वो ये भी जानता था कि उसकी होने वाली पत्नी पर उसके भाई की बुरी नज़र है, लेकिन फिर भी वो शांत रहा, क्योंकि वांगई की रक्षा करने के लिए वो काफ़ी है। वो ये तक जानता था कि उसका भाई उसे अपने रास्ते का कांटा मानता है। सत्ता और वांगई दोनों के बारे में। सत्ता की बात तो ठीक है, लेकिन वांगई जीते जी तो झांशियान किसी को नहीं मिलने देगा, क्योंकि वांगई सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करती है। उसकी जिम्मेदारी है वांगई के प्यार को निभाना। अब जाकर उसे समझ आया कि उसका बड़ा भाई जितना दुष्ट दिखता है, उससे कई गुना ज़्यादा दुष्ट है। वांगई के छूने से धीरे धीरे झांशियान का गुस्सा कम होता गया। उसने वांगई की तरफ मुड़कर कहा, वांगई, मुझे माफ़ कर दो। मेरे परिवार के मामले में तुम्हें बेवजह ही घसीटा जा रहा है। झांशियान शर्मिंदा हो गया था। उसने अपना सर तक झुका लिया था। वांगई ने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए कहा, मेरी जगह हमेशा तुम्हारे बगल में है, क्योंकि अब हमारी शादी होने वाली है। झांशियान ने गहरी सांसें लेते हुए अपनी आंखें बंद की। वो सच में सभी देवताओं का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि वांगई जैसी समझदार और खूबसूरत पत्नी उन्होंने उसके भाग्य में लिखी है। झांशियान ने वांगई को प्यार भरी आंखों से देखते हुए कहा, यार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तुम्हारा साथ मेरी हर चिंता को मिटा देता है। वांगई की मम्मा हमेशा ही उसे ईयर कहकर पुकारती थी, लेकिन उसे जो झांशियान के मुंह से सुनकर महसूस हो रहा था, उसकी तो बात ही अलग थी। वो शर्मा कर झांशियान के सामने आ गया और उसने कहा, शियान गागा, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। झांशियान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके कान और गाल लाल हो गए। वांगई ने कहा, अगर आप चाहो तो मुझे गले लगा सकते हो। मम्मा को जब भी बुरा लगता था, वो मुझे गले लगाया करती थी और कहती थी कि मुझे गले लगाने से उनको राहत मिलती है। झांशियान की धड़कनें अब बेकाबू हो रही थी। उसने शर्माकर दूसरी तरफ देखा। वांगई की मासूमियत ने फिर से एक बार उसका दिल जीत लिया था। उसके सामने खड़ा वांगई उसके बाहों में आने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन झांशियान की तमीज़ उसे इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी। शर्म से पानी पानी हो चुका झांशियान वांगई से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो बस उसके सामने मूर्ति की तरह खड़ा होकर दूसरी तरफ देख रहा था। वांगई ने पहल करके एक कदम आगे बढ़ाया और झांशियान का सर अपने कंधे पर रख लिया। झांशियान को गले लगाकर वांगई बिल्कुल बच्चे की तरह उसका सर थपथपाने लगा। वांगई प्यार से उसे समझा रहा था, बांटने से दर्द कम होता है। मम्मा कहती है, अकेले पूरा बोझ मत उठाइए, परेशान मत होइए, ज़्यादा चिंता मत कीजिए। जैसे ही झांशियान वांगई के हवाले हुआ, उसका दर्द तो छूमंतर हो गया। वो बस उसके कंधे पर सिर टिकाए उसकी प्यारी प्यारी बातें सुन रहा था। उसके लिए प्यार का ये पल स्वर्ग से भी सुंदर था। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। वांगई ने फिर पूछा,
क्या अब आपको अच्छा लग रहा है? झांशियान की तरफ से जवाब आया। फिर वो सही से खड़ा हुआ और बोला, शुक्रिया वांगई, मुझे संभालने के लिए। खुशी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। झांशियान ने गहरी सांस लेकर वांगई से कहा, चलो महल वापस जाने का वक्त हो गया। जब वो दोनों महल के दरवाजे तक पहुँचे, शाम हो चुकी थी। हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। झांशियान ने जब पहरेदारों को देखा, उसने अपना सर झुका लिया। उसके सर झुकाते ही वांगई ने भी अपना सर झुका लिया। अपनी आवाज़ बदलकर झांशियान ने थोड़ी सी गहरी आवाज़ में कहा, क्या हम अंदर जा सकते हैं? हमारे रिश्तेदार यहाँ पर नौकरी करते हैं। वहाँ पर 2 पहरेदार थे। उनमें से जो बड़ा पहरेदार था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और झांशियान की तरफ देखकर बोला, क्या ये तुम्हें सब्जी मंडी लग रही है? जब चाहे आओ, जब चाहे चले जाओ। ये राजमहल है, राजमहल। यहाँ पर आने जाने के लिए कुछ नियम होते हैं। झांशियान ने अपने पास की सोने की मुद्रा निकालते हुए कहा, कैसा रहेगा अगर मैं ये आपको दे दूँ और आप मुझे अंदर जाने दें? वहाँ पर जो मुख्य पहरेदार था वो काफ़ी देर से ये सब कुछ देख रहा था। जब उसने देखा कि झांशियान पहरेदार को घूस देकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी तलवार निकालकर सामने आ गया। उसने चिल्लाकर झांशियान से कहा, क्या तुम घूस देकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो? मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। उसके पीछे 6 और पहरेदार थे जो उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे। तभी तालियां बजाते हुए झांशियान ने अपना चेहरा ऊपर किया। उस पहरेदार ने अपनी तलवार और भी जोर से पकड़ ली। उसे महसूस तो हो रहा था कि ये आदमी सच में कोई ताकतवर व्यक्ति लगता है, क्योंकि पीठ पीछे हमला करने वाले कभी तालियां नहीं बजाया करते। मुस्कुराकर झांशियान ने अपने चेहरे पर से वो कीचड़ जैसा दिखने वाला पदार्थ हटाया। झांशियान का चेहरा देखते ही मुख्य पहरेदार के हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गई। वो अपने घुटनों पर आ गया, क्योंकि उसने तुरंत तीसरे राजकुमार को पहचान लिया था, क्योंकि वो कई सालों से यहाँ पर नौकरी कर रहा था। उसने घुटनों पर आते हुए कहा, मुझे माफ़ कीजिए राजकुमार। फिर वो झुककर प्रणाम करते हुए बोला, राजकुमार की जय हो। झांशियान ने उनसे पूछा, आप कितने सालों से यहाँ पर काम करते हो? तो वो आदमी सर झुकाते हुए बोला, हम 20 सालों से यहाँ पर काम करते हैं राजकुमार। माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। झांशियान ने सबको खड़े होने की आज्ञा दी। मैं आपके ईमानदारी की कद्र करता हूँ, झांशियान ने कहा। अपनी तारीफ सुनते ही मुख्य पहरेदार सहित सभी फिर से एक बार झांशियान के सामने झुक गए। उनमें से एक पहरेदार ने राजकुमार को मूर्ख कहा था। वो तो खुद को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसने कहा, राजकुमार मुझे माफ़ कीजिए, अगर मेरे 10 सर होते तो मैं 10 के 10 आपके सामने झुकाता। तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। झांशियान की आवाज़ चढ़ गई तो वहाँ पर खड़े सभी लोग डर गए। झांशियान ने कहा, जब मैंने तुम्हें खड़ा होने के लिए कहा है तो तुम खड़े होने के बजाय अभी भी अपने घुटनों पर हो। झांशियान गंभीर आवाज़ में बात कर रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर वांगई की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। झांशियान ने मुख्य पहरेदार की तारीफ करते हुए कहा, कल सुबह आकर वेन्निंग से मिल लेना, मैं तुम्हें अपनी छत्र छाया में लेता हूँ। आज से तुम पहरेदार नहीं, अंगरक्षक हो। अंगरक्षक का वेतन पहरेदार से यकीनन ज़्यादा था। झांशियान की बातें मुख्य पहरेदार के लिए झटके से कम नहीं थी। वो खुश तो बहुत था, लेकिन वो खुशी उसके चेहरे पर नहीं आ रही थी। उसके साथी उसके गले मिलकर बधाइयाँ दे रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल मूर्ति बनकर खड़ा था। झांशियान ने वांगई की तरफ देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए बहुत ही कोमल भाव थे, जैसे वो उसकी तारीफ करना चाहता हो। मान गए शियानगा, आप तो पक्के जोहरी हो। कितने फट से असली हीरे की पहचान कर लेते हो। वांगई की बातें सीधी थी। वांगई के मुंह से तारीफ सुनकर झांशियान का बंदर की तरह कूदने का दिल कर रहा था। उन पहरेदारों को पीछे छोड़कर वांगई और झांशियान बातें करते करते आगे आए। झांशियान ने धीरे से वांगई के चेहरे पर से भी वो कीचड़ जैसा पदार्थ हटाया और उससे बोला, चलो पिताजी से जाकर मिलते हैं। झांशियान से अलविदा लेकर वांगई कूदकर अपने महल में आ गया। सबसे पहले उसके अंगरक्षकों ने उसे पहचान लिया। जिंगी तो अपनी सुध-बुध खोकर बस वांगई का इंतजार कर रहा था। राजकुमारी, आप बिल्कुल ठीक हैं। कृपया दोबारा ऐसा मत कीजिए। इससे बेहतर तो आप हमारी जान लीजिए। वो भाइयों की बात सुनकर जिंगी ने सर उठाकर देखा। उसके सामने किसानों के परिवेश में वांगई खड़ा था।
वांगई को देखकर जिंगी जोर से चिल्लाया, तुम कैसे दोस्त हो? वांगई के गले लगकर वो बिल्कुल बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगा। देखा, मैंने कहा था ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम्हें अब गुस्सा होने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। चलो अब मुस्कुरा दो, वांगई ने जिंगी से कहा। जिंगी ने पाउट करते हुए कहा, दोबारा खतरों के खिलाड़ी बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो हमारी जान ही ले लेते। तो वांगई ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी जान लेकर मैं क्या करूँगा, तुम तो स्वादिष्ट भी नहीं हो। जिंगी ने पाउट किया और वांगई की तरफ देखा। फिर उसे याद आया और उसने वांगई से पूछा, क्या तुम नहाना चाहोगे? वांगई के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, हाँ, नहाकर मुझे शियान गगा के साथ महाराज से मिलने जाना है। हाँ, अब ये शियान गगा कहाँ से पकड़ कर लाए तुम? जिंगी ने वांगई को चिढ़ाते हुए कहा। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वांगई शियान गगा झांशियान को कह रहा है, लेकिन वांगई ने उसकी तो जान ही निकाल दी थी और अब उसे बहुत अच्छा मौका मिल गया था वांगई को चिढ़ाने का। जिंगी का चिढ़ाना वांगई से बिल्कुल सहन नहीं हुआ। जिंगी दोबारा अपना मुंह खोले इससे पहले वांगई शर्मा कर बाथरूम में भाग गया। जिंगी ने वांगई को नहलाकर बिल्कुल खूबसूरती से तैयार किया। जाते वक्त वांगई ने कहा, मैं कॉन्क्यूबाइन श्रृंगार और महाराज से मिलने जा रहा हूँ। झांशियान भी मेरे साथ होंगे क्योंकि ब्लूबेल फ्लावर्स उन्हीं के पास है। जिंगी ने हंसते हुए कहा, क्या आप शियान गगा नहीं कहोगे? वांगई रुक गया और जिंगी की तरफ मुड़कर बोला, मैं 1 हफ्ते तक गायब रहा और तुम इतना बदल गए, किसका असर है ये? फिर कुछ सोच कर वो बोला, मुझे लगता है वेनिंग ने काफ़ी गहरा असर छोड़ा है तुम पर। वांगई की बातें सुनकर जिंगी बिल्कुल चुप हो गया। वांगई का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। वैसे वांगई खुश था कि जिंगी को भी कोई ना कोई साथी मिल गया, लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा ये उसने नहीं सोचा था। जिंगी जब होश में आया तब उसे समझ में आया कि वांगई असल में कह क्या रहा है। वो दौड़कर वांगई का पीछा करने लगा और वांगई आगे भागने लगा। जिंगी की तरफ देखते हुए वांगई भागे जा रहा था। अचानक वो किसी से टकराया। माफ़ कीजिए शियानगा, वांगई हंसते हुए बोला। उसकी हंसी से झांशियान के दिल में फिर से एक बार तूफान उठा। वांगई, झांशियान के दिल में तुमने इतनी बार तूफान उठाया है, जब वो बदला लेगा तो सूद समेत लेगा, देख लेना। क्या हुआ यार? झांशियान ने पूछा। तो वांगई ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारे आदमी ने मेरे जिंगी को चुरा लिया है। झांशियान हंसते हुए बोला, अगर वेनिंग जिंगी का दिल चुराता है तो इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती। वांगई चुप हो गया, फिर कुछ सोचकर बोला, चलो तुम जीते मैं हारी। झांशियान ने मुस्कुराकर उससे कहा, हमारी शादी होने वाली है, अब से हमारे बीच में कोई हार जीत नहीं होगी, हम दोनों एक हैं और एक ही रहेंगे। वहाँ से निकलकर झांशियान और वांगई कॉन्क्यूबाइन श्रृंगार के महल की तरफ चलने लगे, क्योंकि महाराज इस वक्त अपनी प्रिय पत्नी के साथ समय बिताते थे। जब वो दोनों महल में पहुँचे तो उनके सामने जानांग टपक पड़ा। उसने कहा, भाई आप हमेशा ही अकेले अकेले मज़े करने के लिए निकल जाते हो, मुझे क्यों नहीं साथ ले जाते? तभी मिंग मिंग भी बीच में कूद गई। उसने कहा, भाई अगर आप बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहते तब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो ले जा सकते थे। ये दोनों फिर से एक बार शुरू हो जाए इससे पहले ही महाराज ने कहा, बच्चों मैंने काफ़ी दिनों से तुम्हें नहीं देखा, कहाँ पर थे तुम? झांशियान और वांगई को साथ देखकर महाराज को पहले से ही लग रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। तभी झांशियान ने कहा, पिताजी बेहतर होगा कि हम गुप्त कक्ष में चलकर बात करें। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अब आती है सवाल की बारी। तो आज का सवाल ये है कि क्या मुझे BTS और ब्लैक पिंक पसंद है? तो हाँ, मुझे पूरा K-pop वर्ल्ड ही पसंद है और BTS के गाने तो माय गॉड। अच्छा तो चलो कल नए सवाल के साथ लौटते हैं, तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।